केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, बताया था कि अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका शेप क्या होता है। शेप के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बता रहे थे कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है ना, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और उसको हमने देखा कि भाई जो बॉन्ड होता है, बॉन्डेड होता है, वो कैसे बनाता है, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो लोन पेयर का देखा कि वो उसका रिपल्सिव पावर ज़्यादा होने की वजह से जो एंगल होता है, जो एंगल हम लोग एज्यूम करते हैं कि भाई इतना एंगल होना चाहिए, वो थोड़ा डिस्टोर्ट हो जाता है और उसकी वजह से एंगल जो है ना बदल जाता है। कितनी बात समझ में आई। तो क्या बताया कि जो एंगल है वो चेंज हो जाता है हमारा। आगे क्या दे रखा है, इसके बाद बॉन्ड बन जाते हैं, चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, किसी भी फॉर्म में बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है, बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है कि दो एटम जो अलग अलग या सेम टाइप होते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और देने के बाद बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे एक एटम में मान लीजिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके शेल पे ही एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, ठीक है। दूसरा एक हाइड्रोजन एटम ये भी ले लो, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और जब ये ओवरलैप करेगा इसका इलेक्ट्रॉन तो हम लोग दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसने रखा, इसने रखा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इसने इस तरह से बॉन्ड बना लिया। अब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्ड बनने के बाद ये कैसे मूव करेगा और किधर मूव करेगा, मूव करेगा नहीं करेगा, क्या होगा इसके साथ, ऐसे ही रुक जाएगा, क्या होगा इसके साथ। तो अगला जो कंसेप्ट आ रहा है वो ये कि when the atoms combine together to form the bonds, then the bonded electrons, what will be the nature of movement of the bonded electrons, वो जो bonded electrons होगा उसका nature of movements क्या होगा। और बहुत सारे उसके साथ एसोसिएट पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में क्या प्रेडिक्शन होगा या क्या उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, करेंगे। और यहाँ पे इसको बताने के लिए एक नया कंसेप्ट आता है, वो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर जाएंगे तो उसके बाद जो शेप बनेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किधर मूव करेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कंसेप्ट है, उसे लाया गया है, उससे एक्सप्लेन किया गया है और उसे कहते हैं हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते सुनते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मैसेज करें, कॉल कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत सारे दूसरे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम लोग चलेंगे, हम लोग करने जा रहे हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग है, ये इटसेल्फ दो तरह के कंसेप्ट पे बेस कर रहा है। ये जो नया कंसेप्ट बनाया गया है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको बताने के लिए हमारा कंसेप्ट लाया गया। लेकिन ये कंसेप्ट जो है मॉडर्न कंसेप्ट, ये खुद दो कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंसेप्ट्स, ठीक है ना।
ये दो कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है। एक है VOT वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी, BVT MOT। ये है BBT, फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। और दूसरा इसमें जो कंसेप्ट है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न कंसेप्ट का जो कोवैलेंट बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये दो कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। ये दो कंसेप्ट जो है इसे समझने पड़ेंगे। एक है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम लोग चलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखते हैं ये होता क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसे मिटा दें हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये बताते हैं ये जो थ्योरी, ये जो कंसेप्ट आया है 1927 में, ये कंसेप्ट आया है 1927 में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको दिया है हेटलियर एंड लंदन, ये नाम है साइंटिस्ट का। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी को ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1927 में दिया हेटलियर एंड लंदन ने। ये जो कंसेप्ट है ये ऑर्बिटल थ्योरी पे है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे है। यानी एक एटम होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऑर्बिटल्स पे होते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट शेल पे होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और जैसे ये हमारा एक यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, ये मान लो ये हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन जो है ना एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो इस तरह से रहेगा। मॉलिक्यूल के फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरह से हम लोगों ने बॉन्ड बनाते देखा है, ये सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम इसे ब्रेक करना चाहते हैं तो इसे हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे एनर्जी देंगे तो ये टूट के दो हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे। इसको हम लोग 2H ऐसे लिखेंगे। ये H2 और ये 2H में डिफरेंस ये है कि ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है और ये एटम के फॉर्म में है, दो हाइड्रोजन। ठीक है, ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग जो बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है और साथ ही एनर्जी रिलीज होता है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल कंपाउंड होगा। ये कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, तो जब भी कभी कोई भी एटम कंबाइन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है या मॉलिक्यूल जो बनता है उसका जो एनर्जी होता है बहुत ही कम होता है, और उस वक्त उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, उस वक्त उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन कंबाइन एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वह एनर्जी लॉस करते हैं, एनर्जी लॉस करके वो स्टेबल बनाते हैं। तो हमारा ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना ये, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारा ये एक एटम है और इसके शेल पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो जो बॉन्ड बनाएगा जिस वक्त वो बॉन्ड बनाएगा उस वक्त वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और कितना कैसे रिलीज करेगा वो हम बता रहे आगे, लेकिन एनर्जी रिलीज करेगा। इतनी बात समझ में। एनर्जी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करेगा, वो जितना दूसरे के करीब आएंगे वो उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, पहले मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। जैसे बताया क्या कि मान लो ये जो हाइड्रोजन है इसका न्यूक्लियस तो यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका एक नेगेटिव चार्ज है।
ये हमारा एटम हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में एक हमारा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो एक एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ही शेल पे इलेक्ट्रॉन होता है, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो एटम है उसमें भी यही कंडीशन होता है, दूसरे में भी यही एक कंडीशन होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अलग अलग एटम है, ये अलग अलग एटम है, लेकिन जब इनको करीब लाया जाता है, जब इसको करीब लाया जाता है, ये कितनी बात सुन में, जब ये करीब आएंगे तो ये जो है, जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज था, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ, या यहाँ ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो इनके बीच में पहले से कितना बॉन्ड, कितने तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था? तो एक यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और एक यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ऑलरेडी, जब वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे तब, ठीक है। अब जब ये करीब आएंगे तो क्या होगा कि एक तो ये पहले इनका अपना पहले वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो तो है ही है, ये जो पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव के बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था, ये पहले से तो था ही था। अब क्या होगा कि कुछ नए फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेंगे। कौन कौन सा? कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना, करीब आ गया तो ये जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव को यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगा, इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लगा, ये फोर्स बढ़ गया, ठीक है, ये फोर्स बढ़ गया। हाँ, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी आएगा, रिपल्सिव फोर्स जैसे ये नेगेटिव भी रिपेल करेगा, कितनी बात सुन में, ये रिपेल भी करेगा, लेकिन क्या हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्स आने लगा इसके बीच कि ये जो लाल वाला दिखाया हम लोगों ने, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लाल वाले से दिखाया। लेकिन ये जो रिपल्स इसके बीच में यहाँ से देखिए, ये जो है ना नेगेटिव रिपेल करेगा, और ये जो है ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो ये जो ग्रीन वाला है ये रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। यानी जब ये दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस वक्त जो पुराने उनके फोर्स थे एटम के अंदर में वो तो थे ही थे, लेकिन जो नए फोर्स आए हैं, दो अट्रैक्टिव फोर्स आया है और दो रिपल्सिव फोर्स आया है, दो अट्रैक्टिव फोर्स आया है, दो रिपल्सिव फोर्स आया है। यहाँ जो फोर्स होता है चार्ज के बीच में होता है, और जो चार्ज के बीच में फोर्स होता है उससे हम लोग कूलम्स लॉ से निकालते हैं। कूलम्स लॉ का फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का। क्या देखा गया है यहाँ पे कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है और रिपल्सिव फोर्स वीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, ये पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, मगर इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन का बीच का डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस जब कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या देखा गया है कि जब दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाते हैं, दो रिपल्सिव फोर्स भी नए आ जाते हैं, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है। अट्रैक्टिव फोर्स जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल और करीब आने लगते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल और करीब आने लेंगे और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो कैसे करते हैं वो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये मान लो पहला वाला हाइड्रोजन का है, ये पॉजिटिव ये, और ये दूसरा, तो ये जो दूसरा और पहला है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये जो पार्ट है ओवरलैप कर जाता और, ठीक है ना, इस तरह से, और मैक्सिमम ओवरलैप कर जाता है, जितना ज़्यादा ओवरलैप कर सकता उतना ज़्यादा वो ओवरलैप करता है, और इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये मॉलिक्यूल बन जाता है। अब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है
वो किधर जाएगा वो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट के हिसाब से क्या, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या बताया कि जब भी कभी आटम जो मॉलिक्यूल बनाते हैं करीब आते हैं तो उनके आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को या पॉजिटिव चार्ज को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें कुछ नए अट्रैक्टिव नए रिपल्सिव फोर्स आ जाते हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, रिपल्सिव फोर्स कम होगा तो वो फेवरेबल होगा, वो ओवरलैप ज़्यादा करेगा। अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, तो फिर वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ओवरलैप करने का जो कंडीशन है वो क्या दे रखा है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मैक्सिमम ओवरलैपिंग क्या होगा, इसका कंडीशन एक दे रखा है, मोर अट्रैक्टिव फोर्स, मोर अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, लेस रिपल्सिव फोर्स, लेस रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना, लेस रिपल्सिव फोर्स। अगर ऐसा हुआ अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया, रिपल्सिव फोर्स कम होगा, तो ओवरलैपिंग होगा, atom will come closer, atoms will come closer to each other, ठीक है ना, एटम जो है एक दूसरे के करीब आएंगे, एंड ओवरलैप टू ईच अदर, एंड ओवरलैप टू ईच अदर, ठीक है ना, ये कंडीशन दे रखा है। अब हाइड्रोजन में क्या बताया कि जैसे ये एक हाइड्रोजन का एटम था, ये एक हाइड्रोजन का एटम था, दूर दूर थे, इस वक्त एक इनका आपस में खाली अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, इनके इधर से इधर इस वाले में इसमें कोई में अट्रैक्शन नहीं था। जैसे मान लो ये ए नंबर एटम था, ये बी नंबर एटम था, लेकिन जब ये करीब लाए गए तो क्या देखा कि इसके अंदर जो ना नया फोर्स आ गए, इसके पॉजिटिव चार्ज से उसके पॉजिटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में उसके नेगेटिव पॉजिटिव से इस पे, तो क्या देखा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दो नए अट्रैक्टिव फोर्स आ गए, दो नए रिपल्सिव फोर्स आ गए। लेकिन ये तो नए अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स होते हैं, ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कूलम लॉ से निकालते हैं, यानी अगर डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ज़्यादा होगा और डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम हुआ। तो क्या देखा गया है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स के लिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये और फर्दर ओवरलैप कर जाता है इस तरह से, और जब फर्दर ओवरलैप करता है तो साथ ही ये एनर्जी को रिलीज करते रहता है। क्या देखा गया कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज मैं यहाँ पे लिख इज 435.8 किलो जूल, इतना एनर्जी रिलीज होता है। एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो 435.8 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं तो, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल बनता है, ये मॉलिक्यूल बनता है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज भी होता है और ये ओवरलैपिंग भी होता है, क्योंकि यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स है डोमिनेंट है रिपल्सिव फोर्स पे, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स पे डोमिनेंट है। ये हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं ये हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बता रहे हैं। यानी कि जब भी कभी दो एटम दूर होते हैं हाइड्रोजन के तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता है, जब वो करीब आते हैं इतना करीब आते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो कुछ नए अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स आने लगते हैं। चेक करेंगे तो पता चलेगा कितना अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है, रिपल्सिव फोर्स कम होता है तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम और रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग हाइड्रोजन का देख रहे हैं, हाइड्रोजन को लाते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स दो हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स भी दो है, लेकिन मैग्नीट्यूड के हिसाब से अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसीलिए ये बॉन्ड बना रहे हैं और इस तरह से ये ओवरलैप करता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है H2 मॉलिक्यूल। जब ये बॉन्ड बनाता है तो इस वक्त एनर्जी रिलीज करता है, कितना एनर्जी रिलीज करता है वो 435.8
किलो जूल पर मॉलिक्यूल, इतना हम लोग बोल सकते हैं। इस एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी। इसी तरह से बोला क्या कि जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन का बता रहे हैं, तो हीलियम का देखते हैं कि हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, इस कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से देखते हैं कि हीलियम जो है वो मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाता, क्या वजह है हीलियम का, इस कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं वाई हीलियम नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, वो देखने जा रहे हैं। इसे मिटा दे, ये हमारा इस तरह से He2 क्यों नहीं बनता, हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता। हीलियम तो जानते हैं हम लोग, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास जो है 4 होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस पे होता है। अगर हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये है हीलियम एटम का, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में ऑलरेडी ये हमारा फोर्स रहता है, ये ओरिजिनल फोर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। एक दूसरा हाइड्रोजन का हीलियम का एटम लेते हैं, दूसरा हीलियम एटम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इसमें भी यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह के अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, ये एटम में है। जब इसको हम लोग करीब लाएंगे तो कुछ नए फोर्स, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स डेवलप करेंगे। तो हम लोगों ने करीब ला लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा नेगेटिव चार्ज था, ये हमारा नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, इसका पॉजिटिव चार्ज है ये, इसका नेगेटिव चार्ज ये था यहाँ पे, इसमें भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, ठीक है ना। तो जो पहले से बॉन्ड था वो तो हमारा था ही था, जैसे सॉरी फोर्स था वो तो था ही था, ये हमने हार्ड लाइन से दिखा दिया जो पहले से फोर्स था। अब इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितने हो जाएंगे वो देखते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना ये, तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा नेगेटिव चार्ज को, ये इसे भी अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। ये वाला जो है इसको अट्रैक्ट करने लगेगा और ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, तो 4 नए अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएंगे, 4 नए अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएंगे अगर दोनों हीलियम एटम करीब आएगा तो। अब हम लोग रिपल्सिव फोर्स देख लेते हैं। रिपल्सिव फोर्स कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो बताया गया कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक रिपल्सिव फोर्स तो ये हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे, तो ये दूसरा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी रिपेल करेंगे, ये तीसरा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो 3 रिपल्सिव फोर्स हो गया। एक यहाँ से नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला ऐसे रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, एक यहाँ से लेंगे तो ऐसे रिपल्सिव फोर्स होगा, तो टोटल 5 रिपल्सिव फोर्स हो गया। तो यहाँ पे जो है जब हम लोग 2 हीलियम एटम को करीब लाएंगे तो 4 अट्रैक्टिव फोर्स होगा, 4 अट्रैक्टिव फोर्स है और 5 जो है ना रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है ना। कितनी बात में अब देखिए कौन डोमिनेंट हो गया, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो गया। अब जाहिर है रिपल्सिव फोर्स तो दूर करेगा, करीब आने नहीं देगा, तो ये फिर ओवरलैप नहीं करेगा, ये फिर मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। कितनी बात में, तो इसको हीलियम जो ना मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये हम लोग इसके हिसाब से वीबीटी के कंसेप्ट पे बता रहे हैं, वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंसेप्ट से बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम है, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल फिर कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बता दूँ, ठीक है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, ठीक है, total new attractive force generated is 4, while
total new repulsive forces are 5, ठीक है ना, 5 हो जाते हैं। सो हियर repulsive forces dominant over attractive force. So it does not form a molecule. So it does not form a molecule. ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। समझ में आइए, हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बता रहे हैं, कोई भी एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल कब बनाता है, जब हम लोग देखते हैं कि दोनों करीब आने के बाद उनके बीच में जो नए अट्रैक्टिव फोर्स या नए रिपल्सिव फोर्स कितने आते हैं और कौन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अगर अट्रैक्टिव डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और बॉन्ड बनेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा। और अगर रिपल्सिव और डोमिनेंट हुआ तो वो एटम ओवरलैप नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं होंगे। ये कंसेप्ट समझ में आ गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। तो इसी तरह से बोला, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बताना चाहते हैं कि वो बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, तो हम लोग देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, कितना रिपल्सिव फोर्स है, कौन डोमिनेट कर रहा है, उसी के बिहाफ पे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट बताया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि जब भी कभी हम लोग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल की बात करेंगे या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाता या नहीं बनाता। जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तब जाके हम लोग उसके बाद जो ऑर्बिटल की बात होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो बात होगी, वो उसके बाद की बात है। पहले तो बॉन्ड बने, नहीं बनेगा तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे हम लोग पहले बॉन्डिंग का बताएंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। अब आगे क्या बताया है कि जब भी कभी एटम जो है ना, दो एटम जो ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसके बेसिक ओवरलैपिंग करने का क्या कंडीशन है, बॉन्डिंग बनाने का, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने का क्या कंडीशन है, वो हम बता। अभी तक जो हम लोगों ने बात की है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि इसके हिसाब से क्या बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या बेसिक वो है रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले बोला क्या, पहला जो पॉइंट दे रखा है इसमें, व्हेन टू एटम्स कंबाइन electrons of half-filled valence shell involve, ठीक है, इन्वॉल्व, ठीक है। क्या बताया, जब भी कभी एक दो एटम कंबाइन करेगा तो वैलेंस शेल पे जो हाफ फिल ऑर्बिटल होता है, वैलेंस शेल यानी जो आखिरी शेल पे है उसका हाफ फिल होगा, वो इन्वॉल्व होगा बॉन्ड बनाने में, कंबाइन करने में, मॉलिक्यूल बनाने में। कितनी बात समझ में? द टू एटम्स शुड बी, द हाफ फिल ऑर्बिटल शुड बी in opposite spin, the half filled orbital should be in opposite spin, अपोजिट स्पिन। ये अपोजिट स्पिन समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने एटॉमिक नंबर में पढ़ा था, क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर पढ़ा था, तो बताया था कि जो लास्ट क्वांटम नंबर होता है वह स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है। और जब भी कभी दो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं
तो एक पॉजिटिव हाफ होता है तो एक नेगेटिव हाफ होता है, एक ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो एक नीचे। तो जब भी कभी एक दो एटम कंबाइन करेगा और कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहा होगा तो अपोजिट स्पिन होना चाहिए, तब कंबाइन करेगा। अगर सेम स्पिन होगा तो कंबाइन नहीं करेगा, तो अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। यानी जब भी कभी ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगा तो अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा, मैक्सिमम एनर्जी should be released when bond is forming, when bond is forming। ठीक है ना। बॉन्ड बनेगा तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए। एक पॉइंट और दे रहेगा, ग्रेटर द ओवरलैपिंग मोर एनर्जी विल बी रिलीज। यानी जो ओवरलैपिंग होता है, हमने बताया था ना कि ओवरलैप होने लगता है, तो जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर एक्सटेंड ऑफ overlapping, greater extent of overlapping, maximum more energy is released, more energy is released। यानी जितना ज्यादा वो ओवरलैप करेगा उतना एनर्जी रिलीज होगा। ये हम लोग इस वाले थ्योरी के हिसाब से कर रहे हैं कि जब भी कभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कंबाइन करेगा तो अपोजिट स्पिन होना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा ओवरलैप करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी रिलीज करे, तो उस केस में वो एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से स्टेबल कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा। अब हम आगे बताते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कैसे होता है। ओवरलैप तो करते हैं, लेकिन इस एटम का कौन सा ऑर्बिटल है, हम लोग जानते हैं ना, ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल भी होता है। तो कौन सा इसका ऑर्बिटल है, कौन सा उसका ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग के तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो अगला जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हम लोग करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग जो है दो तरह का है, एक है सिग्मा ओवरलैपिंग, एक होता है पाई ओवरलैपिंग। सिग्मा ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं, जो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल, एक्सियल ओवरलैपिंग को सिग्मा कहते हैं। और ये हम लोग पाई किसको कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है ना। तो एक्सेल ओवरलैपिंग को हम लोग सिग्मा बोलते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग को पाई बोलते हैं, पाई ओवरलैपिंग। सिग्मा ओवरलैपिंग जो है ना, इसको डिस्कस करते हैं। सिग्मा ओवरलैपिंग, सिग्मा ओवरलैपिंग क्या बताया, सिग्मा ओवरलैपिंग अपने ऑर्बिटल के हिसाब से बेस्ड ऑन ऑर्बिटल, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। इट इज थ्री टाइप्स, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। एक है
एसएस ओवरलैपिंग, दूसरा है एसपी ओवरलैपिंग, तीसरा है पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं सिग्मा में ये तीन टाइप के हैं, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। ठीक, एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि एक एक्सिस में दोनों आते हैं। ठीक है, साइड वाला ओवरलैप मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा, मैं इसे बता देता हूँ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस टाइप को करने जा रहे हैं। ये वाला दे रखा एस ऑर्बिटल, एक एटम का एस ऑर्बिटल, दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप करेंगे। फिर कैसा होगा वो बॉन्ड, उसको सिग्मा तो बोलेंगे, लेकिन कैसा होगा, तो जैसे एक एटम है, ये हमारा, इसका ये वाला इस तरह को दिखाते ना हम लोग, एस ऑर्बिटल ऐसे दिखाते हैं, याद तो होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था ये। और ये जो दूसरा एटम है उसका भी एस ऑर्बिटल लेते हैं, एस ऑर्बिटल उसका भी लेते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, एस ऑर्बिटल उसका भी लेते हैं। और ये जो है ना ओवरलैपिंग पार्ट है, ये ओवरलैपिंग पार्ट है ये, तो ये एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगा, एस एस ओवरलैपिंग। और ये एक ही एक्सिस में, दोनों का जो न्यूक्लियस है एक स्ट्रेट लाइन में आता है, दोनों का न्यूक्लियस एक स्ट्रेट लाइन में आता है। ठीक है, तो ये एस एस टाइप का हो गया, ये वाला पहला वाला। ठीक है, दूसरा में दे रखा है, ये एक का एस है और ये दूसरे का पी है, और ये इस तरह से ओवरलैपिंग होता है, एस पी ओवरलैपिंग। यानी एक एटम का एस ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये इस तरह का है, एस पी ओवरलैपिंग, ये भी सिग्मा है। ठीक है, और तीसरा तो दे रखा है, ये तीसरा दे रखा है, ये पीपी है, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है ना, एक एटम का पी ऑर्बिटल, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इसका भी देखो, जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, एक ही स्ट्रेट लाइन में आता है इस तरह से, तो ये एक्सियल हो गया। इसका भी न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस एक ही स्ट्रेट लाइन में आता है, ये एक्सेल हो गया। ठीक है, तो जो भी सिग्मा बॉन्डिंग होती है, सिग्मा ओवरलैपिंग होता है, वो एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है इस तरह से। यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी देखें कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा वीक होता है, तो ये दे रखा है कि पीपी ऑर्बिटल, जो पीपी सिग्मा बॉन्ड है, वो मोर स्टेबल देन एसपी एंड दिस इज मोर स्टेबल देन एसएस। ये इस तरह से स्टेबिलिटी दे रखा है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनता है। पीपी जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसपी से, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसएस सिग्मा बॉन्डिंग से। ठीक है, यहाँ चलते अब हम लोग पाई बोलते हैं, पाई वाला देखते हैं। पाई बॉन्ड, पाई ओवरलैपिंग करते हैं, पाई बॉन्डिंग, पाई ओवरलैपिंग। क्या बताया कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, एक एटम का मान लो ये एक हमारा पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला, और दूसरे एटम का भी एक पाई बॉन्ड है, दूसरे एटम का भी पाई बॉन्ड है ये, और ये दोनों यहाँ से ये साइड वाइज ओवरलैप कर गया ऊपर भी, और ये साइड वाइज नीचे भी ओवरलैप कर गया। ठीक है ना, साइड वाइज ऊपर भी और साइड वाइज नीचे भी। तो ये जो साइड साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग gives
पाई बॉन्ड, पाई ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ये हमारा पाई ओवरलैपिंग होता है ये, ठीक। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड इसके यहाँ के न्यूक्लियस के अलॉन्ग हो जाता है इस तरह से, यानी अगर दो पाई बॉन्ड है तो देखिए एक ये पाई है एक ये पाई है, तो इसका तो ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस एक बॉन्ड बन जाता है, ये सिग्मा कहलाता है। लेकिन जब ये करीब आएंगे तो इस तरह से ये ओवरलैप कर जाते हैं, करीब आएंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर जाते हैं, और इस तरह से इनका जो रिजल्ट बन के आएगा जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, कितनी बात सुन में। तो ये जो आएगा कि एक तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड रहता है, ये ऊपर में क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये नीचे में क्लाउड्स हो जाते हैं, चार्ज क्लाउड्स होता है, ये क्लाउड्स ऑफ चार्ज, चार्ज के क्लाउड्स हो जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एक रहता है, न्यूक्लियस के अलॉन्ग रहता ही रहता है सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद जब साइड से ओवरलैप करता है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाता है, ये पाई बॉन्ड कहलाता है। पाई बॉन्ड जो है वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो है ना ज़्यादा ओवरलैपिंग करता है, पाई बॉन्ड कम ओवरलैपिंग करता है, तो उसके कंपेयर में सिग्मा बॉन्ड इज sigma bond is stronger than pi bond, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस है, इसके आगे जो चीज़ है वो दे रखा है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो हम कुछ पॉइंट्स ऐसे ही बता देते हैं, देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में पहला तो ये है कि एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में क्या था, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से जो बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में जो ये जो है ना ओवरलैपिंग करने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है, इसमें सिर्फ साइड का ही थोड़े से पोर्शन ओवरलैप कर सकते हैं, ज़्यादा पोर्शन ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में एक चीज़ और भी है कि जैसे ये बॉन्ड बनता है, जैसे मान लो ये एक हम लोगों ने हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड बना दिया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है ये फ्री रोटेट कर सकता है, ये हाइड्रोजन ऐसे अपने जैसे ये है ना, तो ये मान लो एक हमारा हाइड्रोजन ये वाला हाथ है ये, और ये दूसरा एक हाथ है ये है, तो इस तरह से ये बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो ना फ्री रोटेट कर सकता है ऐसे, सिग्मा बॉन्ड पे फ्री रोटेट करने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड बन जाता है ना तो ऊपर से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और नीचे से भी बंध जाता है, ऊपर से भी बन, ये तो सिग्मा बॉन्ड बनता ही बनता है और ऊपर से पाई बॉन्ड बन जाता है, तो ऊपर नीचे से रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो ये घूम नहीं सकता क्योंकि ऊपर नीचे से रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो बताएगा कि सिग्मा बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट वाइल पाई बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ये इतना आसानी से मूव नहीं कर सकता, हर तरफ मूव नहीं कर सकता, कुछ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसके अलावा नहीं मूव कर सकता, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जो है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, इस तरह से दे रखा। तो कुछ डिफरेंस ये दे रखा है, स्टेबिलिटी के हिसाब से दे रखा, बता दिया। तो यहाँ पे हो गया टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आगे दे रखा है, इसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्लास में ये जो ओवरलैप करने के बाद ज़ायरा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो वो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अगले क्लास में हम लोग पैरामीटर्स ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे उसके कौन कौन से पैरामीटर्स है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या कैसे रीड करते हैं, वो है, वो हम बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है ना।